नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी का कंप्लीट डिटेल्स लेंगे एक ही वीडियो के अंदर कि आरबीआई ग्रेड बी क्या होता है, आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम में सिलेबस क्या है। साथ में ये भी देखेंगे कि एग्जाम कब कब होता है, कितना मार्क्स आपको लाने होते हैं, कट ऑफ क्या रहता है। तो सारा जानकारी जो है हम लोग एक ही वीडियो में लेना चाहते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। तो जो बिगिनर्स हैं इनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है ये सेशन। काफ़ी मुझे मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पे कि सर एक टोटल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाओ आरबीआई ग्रेड बी को लेकर के, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिगिनर्स के लिए ये वीडियो रामबाण उपाय है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ना। क्या क्या देखेंगे, फटाफट समझ लेते हैं पहले। तो हम लोग देखेंगे कि आरबीआई क्या होता है। ठीक है, आरबीआई के अंदर कितने तरीके का पोस्ट होता है ये समझेंगे। आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी क्या है, आरबीआई ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हर साल होता है एग्जाम या फिर अल्टरनेट ईयर्स में होता है। वैकेंसीज जनरली कितना रहते हैं, फिर नोटिफिकेशन कब आता है आरबीआई ग्रेड बी का, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, कितना बार आप एग्जाम दे सकते हो, कितना बार एग्जाम देना अलाउड है। ठीक है, फिर हम लोग एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, फेज वन को समझेंगे, फेज टू को समझेंगे और इंटरव्यू को समझेंगे, और तीनों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर सिलेबस देखेंगे, फेज वन का सिलेबस देखेंगे और फेज टू का भी सिलेबस देखेंगे। तो ये आज का हमारा एजेंडा है, यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे और इजीली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई क्या है। ठीक है, तब आपको और क्लियरिटी मिलेगा कि आगे हम लोग का क्या है ना। ठीक है, आरबीआई क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, हर एक देश में ना एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि उस देश का गवर्नमेंट को हेल्प करता है बैंकिंग का काम करने में। ठीक है, साथ में बाकी सारे बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया जाता है हर एक देश में। वही सेंट्रल बैंक जो है वो बाकी सारे बैंकों को भी देखता है, सरकार का भी बैंकिंग काम करता है, साथ में करेंसी भी इशू करता है। ठीक है, पैसा भी इशू करता है। तो ये सेंट्रल बैंक का काम होता है, हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का और भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर भी है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जो भी बैंक्स हैं या फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज है, यानी एनबीएफसी है, या फिर कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस का काम कर रहा है, इन सब के लिए रूल्स बनाना और इन रूल्स को फॉलो करवाना आरबीआई करता है। तो सारे बैंक्स, एनबीएफसी, इन सब जो रूल फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ये सारे रूल फॉलो कर रहे हैं आरबीआई का। आरबीआई ही रूल बनाता है इन लोग के लिए और रूल को फिर एग्जीक्यूट भी कराता है। ठीक है, सुपरविजन भी करता है। ये आरबीआई का मेन काम है। ठीक है, आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंकर है और बैंकों का भी बैंकर है। ठीक है, तो सारे बैंकों का बैंक आरबीआई, गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई, करेंसी इशू कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, आरबीआई। आपके रुपया में जो कॉन्फिडेंस है, आपको अपने रुपया में कॉन्फिडेंस होता है, आप 500 रुपए लेकर के घूमते हो तो आपके पास पावर है कि मेरे पास 500 रुपया है। ये पावर आपके पास कैसे आता है, आरबीआई का गारंटी की वजह से ये पावर आता है आपके पास। ठीक है, आरबीआई करेंसी इशू आरबीआई। महंगाई या फिर इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करने वाला भी आरबीआई ही। तो आरबीआई का रोल आप समझे, आरबीआई का पावर आप समझे। अब आरबीआई के अंदर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये समझते हैं। ग्रेड बी पोस्ट क्या होता है, तो आरबीआई के अंदर क्या क्या हायरार्की उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। ठीक है, चलो हायरार्की इन आरबीआई देखो आप। तो स्टार्टिंग होता है सपोर्ट स्टाफ से। ठीक है, इसके ऊपर का पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, इसको ही हम लोग ग्रेड ए ऑफिसर कहते हैं। फिर इसके ऊपर अगर आपको प्रमोशन होगा या फिर आप एग्जाम दोगे तो आप बनोगे मैनेजर, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर। ठीक है, तो ये ग्रेड बी ऑफिसर कहलाएगा। अब आप प्रमोशन लोगे तो आप बनोगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, फिर आप बनोगे डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर आप जनरल मैनेजर बनोगे, फिर चीफ जनरल मैनेजर बनोगे, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर बनोगे, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, फिर डिप्टी गवर्नर बनोगे और फिर गवर्नर बनोगे। जो हमारा कोई भी नोट होता है, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, उस नोट में गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, कोई भी नोट आपके पास होगा, ठीक है, मान लो ये 500 रुपए का नोट है, तो यहाँ पर नीचे में लिखा भी रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। ठीक है, अभी मेरे पास जो रुपया है उसके अंदर शक्तिकांत दास का सिग्नेचर है, जो कि हमारे फॉर्मर
गवर्नर थे। अभी कौन है मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, चलो तो हम लोग ये मालूम चल गया कि क्या क्या पोस्ट होता है और हम लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर पोस्ट के लिए। ठीक है, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप ग्रेड बी बनोगे, मतलब मैनेजर बनोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रमोट करोगे। तो ग्रेड ए नीचे होता है, उसके ऊपर ग्रेड बी, उसके ऊपर ग्रेड सी, फिर ग्रेड डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, तो ग्रेड ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर और गवर्नर। ठीक है, ये आ गया आपका, हो गया पोस्ट का हायरार्की, कैसे पोस्ट ऊपर जा रहा है। हर 5 साल में या 6 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा अगर आप ठीक से काम कर रहे हो तो। ठीक है, क्लैरिटी। ग्रेड बी ऑफिसर का तो रिक्रूटमेंट आता है, जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम लोग वीडियो देख रहे हैं, ये है ना। ग्रेड ए ऑफिसर का भी रिक्रूटमेंट आ सकता है इन फ्यूचर, इसीलिए इसको भी आप जान लो कि ग्रेड ए ऑफिसर क्या होता है। ठीक है, चलो क्लियर। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है, उसमें आप असिस्टेंट मैनेजर के नीचे पोस्ट में जाते हो, सपोर्ट स्टाफ के केस में जाते हो। ठीक है, जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम होता है। तो हम लोग को यहाँ पर मैनेजर का तैयारी करना है, आरबीआई ग्रेड बी का तैयारी करना है। ठीक है, सैलरी कितना होता है, सैलरी का एक रफ एस्टिमेट आप ले लो। ठीक है, 1,20,000 पर मंथ। ठीक है, ये आपका इन हैंड सैलरी होगा, सारा डिडक्शन काट करके। एनुअल सीटीसी आपका 35 से 42 लाख के बीच में होने वाला है। ठीक है, ग्रॉस सैलरी 1.5 लाख के करीब है, लेकिन फिर आपको कुछ डिडक्शन कटेगा और इन हैंड आपको मिलेगा 1,20,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सैलरी तो बहुत मस्त है, लेकिन सैलरी को हासिल करने के लिए आपको काबिल बनना है, और काबिल बनने के लिए आपको समझना है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं रिक्रूटमेंट का क्या सीन है। फ्रीक्वेंसी, एग्जाम जो है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है, हर साल एग्जाम होता है। तो कभी आप उस र्यूमर में ना फंस जाना कि इस बार एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, या इस बार एग्जामिनेशन स्किप होने वाला है। ऐसा नहीं है, हर साल एग्जामिनेशन हुआ है। सिर्फ कोविड ईयर्स में थोड़ा सा डिले हो गया था, डिले हुआ था लेकिन स्किप नहीं हुआ था। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारा ईयर में एग्जामिनेशन हुआ है। 20-21 में एक बार प्रॉब्लम हुआ था, अदरवाइज एग्जामिनेशन हर साल हुआ है। ठीक है, वैकेंसी जो है वो जनरली 150 से 200 के बीच में रहता है। जर्नलिस्ट पोस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। देखो वैकेंसी जो है वो कभी कभी तो आपका 250 भी चला जाता है, और कभी कभी आपका 66, 83 भी रहता है। लास्ट ईयर हमारा 83 रहा है, 2025 के लिए हमारा वैकेंसी 83 रहा है। ये वैकेंसी 83 रहेगा नहीं, आगे और बढ़ेगा, और 250 का रेंज में रहेगा, या फिर 200 का रेंज में रहेगा। तो आप इन जनरल समझ सकते हैं कि 150 से 200 के बीच में हम लोग का वैकेंसी रहेगा ग्रेड बी का। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आता है, जब भी लास्ट ईयर का फेज 2 एग्जाम होता है, वहां से 9 मंथ के बाद अगला नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है। कुछ फिक्स नहीं है, इसीलिए 9 से 11 मंथ फ्रॉम लास्ट ईयर फेज 2 एग्जाम। तो अभी 2026 के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं ना, तो 2025 का फेज 2 एग्जाम कब हुआ था, 2025 का फेज 2 एग्जाम हुआ था हम लोग का, कब हुआ था, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से आप 9 मंथ लगा लो, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, जुलाई को आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन 2026 के लिए। अगर डिले होगा तो सितंबर तक आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलो तो इतना आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। ठीक है, पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आ सकता है। ये जुलाई से पहले जाकर के जून में भी आ सकता है। ठीक है, मई में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि जुलाई में आएगा, ज्यादा चांसेस है। चलो, क्लैरिटी हो गया आपको। अब एज लिमिट का बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं, है ना। एज लिमिट का बात कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, जैसे जनरल कैटेगरी में आते हो, तो उस केस में आपका मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब एस सी एस टी ओ बी सी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब कि 21 ईयर्स मिनिमम इनका होना चाहिए, मैक्सिमम ये 35 ईयर्स के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 कर लेना, मैक्सिमम 35 ईयर्स के हो सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 साल का इनको रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी के केस में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 33 ईयर्स। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज
इनको मिनिमम 21 ईयर्स का होना पड़ेगा और मैक्सिमम 40 ईयर्स का होना पड़ेगा। फिर कम्युलेटिव इनका रिलैक्सेशन है, इसका मतलब कि अगर कोई डिजेबल है प्लस वो SC ST है, प्लस वो अगर SC ST है, तो उस केस में इनका अपर लिमिट जो है वो 40 नहीं रहेगा, 40 में 5 साल का रिलैक्सेशन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 40 तो नॉर्मल और SC ST है उसका 5 साल, तो ये 45 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये ओबीसी के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो भी डिजेबल पर्सन है, पर्सन विद डिजेबिलिटी, वो अगर ओबीसी है तो उस केस में इनको 3 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा, यानी ये इसका जो अपर लिमिट है वो 40 से बन के 43 हो जाएगा। ठीक है, इसी का मतलब मैंने बोला कि कम्युलेटिव है। आई होप आपको इतना क्लियरिटी मिला। चलो, अगर आप ऑफिसर लेवल के एक्सपीरियंस होल्ड करते हो तो उस केस में भी आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका प्रोबेशन पीरियड हो गया है और आपने 1 साल बिता दिया है, तो 1 ईयर आफ्टर प्रोबेशन तो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा, तो आपका जो एज लिमिट होगा वो 31 हो जाएगा, अपर एज लिमिट। ठीक है, अगर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर प्रोबेशन, तो उस केस में आपका 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 21 ईयर से लेकर के 32 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 साल है आपका एक्सपीरियंस आफ्टर प्रोबेशन, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 21 ईयर्स से लेकर के 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 3 साल के ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है तो भी आपको 3 साल का मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, यानी मैक्सिमम जो है वो 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप एज लिमिट समझ ली। एलिजिबिलिटी का बात करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, अगर आपने बैचलर्स डिग्री लिया है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपने बैचलर डिग्री लिया है तो उस केस में आप एलिजिबल हैं एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, सब्जेक्टेड टू एज। ठीक है, आपका एज भी होना चाहिए, जो अभी बात की हम लोगों ने। ठीक है, और जहां पर भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहां पर मिनिमम 60% आप लाए हो एग्रीगेट, यानी टोटल में सारे सेमेस्टर का जोड़ जाड़ करके एग्रीगेट में आप 60% लाए हो मिनिमम, तो उस केस में आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर SC ST और PWD है तो उस केस में 55% अगर आप लाए हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये है एलिजिबिलिटी। ठीक है, चलो, अगर मान लो कि आपने ग्रेजुएशन किया लेकिन उस समय आपका 60% एग्रीगेट नहीं आ पाया, तो क्या आप एलिजिबल हो? एलिजिबल हो पाओगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वहां 55% लाया है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है लेकिन आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो 60% होना चाहिए एग्रीगेट में, और SC ST हैं या PWD हैं तो 55% होना चाहिए। या फिर और का मतलब होता है या फिर अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो दूसरा कंडीशन फुलफिल कर लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है कोई भी डिसिप्लिन के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उसमें मिनिमम 55% आपने लाया है। ठीक, चलो, अब यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया कि आपका एज इतना होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए, तो किस डेट में ये होना चाहिए, कट ऑफ डेट क्या है? तो कट ऑफ डेट फॉर एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी विल बी अनाउंस्ड इन द नोटिफिकेशन। जब RBI ग्रेड बी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो उस केस में ही आपको, मतलब उस नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब नोटिफिकेशन आता है जिस मंथ में, उस मंथ का पहला तारीख ही कट ऑफ डेट होता है, जिस डेट पे आपको सारा कंडीशन फुलफिल करना है, जिस डेट पे आपका एज आपका होना चाहिए जितना मांगा गया है, उस डेट में आप एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, चलो, कितना अटेम्प्ट आप दे सकते हो, कितना साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब कितना अटेम्प्ट दे सकते हो? तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर EWS कैटेगरी पे हो तो आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, 6 अटेम्प्ट दे सकते हो। अटेम्प्ट का मतलब कि आपने एग्जाम जाके दिया है, अगर सिर्फ फॉर्म भरा था एग्जाम नहीं दिया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, वो अटेम्प्ट नहीं गिनाता है। ठीक है, अगर आपने जाके एग्जाम दिया है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और उसको एक अटेम्प्ट मानते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 6 अटेम्प्ट मिलता है जनरल कैटेगरी को और EWS को। SC ST OBC और PWD इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये कितना बार भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलो, इतना तो क्लियरिटी हो गया कि नॉर्मल क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो 3 फेज में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, या बोलो इंटरव्यू। तो जो फेज 1 है वहां पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 200 MCQ, 200 नंबर के, और 2 घंटा का समय मिलेगा आपको। ठीक है, फेज 1 में आपको पास करना है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको पास करना है। ठीक है, आपको ये क्वालिफाई करना है। फिर फेज 2 में जब आओगे
तो 3 पेपर होगा 100-100 नंबर का, तो 300 नंबर का आपका फेज 2 होगा। 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा का ये पेपर होगा, बीच-बीच में आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। यहाँ का मार्क्स जो है वो जुड़ेगा आपका मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपको देखा जाएगा कि कितना नंबर आपने फेज 2 में लाया है, और इंटरव्यू का मार्क्स भी आपका जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। जब मेरिट लिस्ट बनेगा, जब देखा जाएगा कि कौन पास किया, कौन नंबर 1 पे आया, कौन नंबर 2 पे आया, तो वहाँ पर दोनों फेज 2 का और इंटरव्यू का दोनों का मार्क्स जुड़ेगा। तो इंटरव्यू में 75 मार्क्स है, ठीक है, और फेज 2 में आपका 300 मार्क्स है, ठीक है। चलो, अब पहले तो आपको फेज 1 पास करना पड़ेगा ना, तो फेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है देखते हैं उसको, ठीक है। चलो, फिर फेज 2 देखेंगे, फिर इंटरव्यू देखेंगे। फेज 1 में देखो, फेज 1 में जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है ना कि करंट अफेयर्स, आपसे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जूम करता हूँ, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के, 80 मार्क्स। इसके लिए टाइम 25 मिनट्स, तो 25 मिनट में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। यानी करंट अफेयर्स रहेगा, और कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 30 मार्क्स के, ठीक है। ये 25 मिनट तक होंगे, ठीक है। फिर क्वांट्स यानी मैथ, मैथ आपसे पूछे जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 मार्क्स ही रहेंगे, और 25 मिनट में आपको ये जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर आपको दिया जाएगा, 60 नंबर दिया जाएगा, और 45 मिनट्स आपको इसमें टाइम मिलेगा। यहाँ जो टाइमिंग है ये सेक्शनल टाइमिंग है, यानी कि देखो जब जनरल अवेयरनेस का आप पेपर दे रहे हो, तो 25 मिनट तक आपको पेपर देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा पेपर खुलेगा, इंग्लिश खुलेगा। फिर इंग्लिश 25 मिनट तक चलेगा, स्विच नहीं कर सकते हो आप। फिर उसके बाद फिर आपका क्वांट्स खुलेगा, फिर यहाँ पर आपका वीडियो मतलब यहाँ पर आप टेस्ट दोगे, एग्जाम दोगे, फिर अगला आपका सेक्शन खुलेगा, ठीक है। तो ये सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। सेक्शन के बीच में आप स्विच नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से जीए, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग, इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन पूछे जा रहेंगे, 200 नंबर के, 120 मिनट के अंदर, यानी कि 2 घंटे के अंदर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4, यानी कि सही जवाब दोगे तो 1 नंबर मिल रहा है, और अगर गलत जवाब दोगे तो 0.25 नंबर कट जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितना लाना पड़ेगा कि हम लोग फेज 1 पास कर जाएंगे। जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो चेंज होता रहता है हर साल, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो कट ऑफ हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। वो एग्जाम के बाद आरबीआई डिसाइड करता है कि कितना कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ को भी देख लेते हैं, कट ऑफ कितना रहता है भाई। तो देखो 2025, 2024 और 2023, ठीक है, 3 साल का हम लोगों ने कट ऑफ यहाँ पर लेकर के आया है। तो जनरल अवेयरनेस में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और क्वांट्स में, ये चारों सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ भी है और एक ओवरऑल कट ऑफ भी है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब कि उस सेक्शन में आपको उतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और एग्रीगेट का मतलब टोटल में भी उतना नंबर लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको पास करना है 2024 में, अगर या 2025 में अगर आपको पास करना था, तो आपको जनरल अवेयरनेस में 24 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम, रीजनिंग में 18 नंबर मिनिमम लाना पड़ेगा, इंग्लिश में 9 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम, और क्वांट्स में 9 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम, और टोटल में आपको 77 नंबर लाना पड़ेगा, साढ़े 77 मतलब कि 77.5 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर इन लोग को जोड़ोगे ना तो 75 नहीं आएगा, ज्यादा ही है, मतलब कम आएगा। 9 18 18 18 36, 36 और इधर 40 और इधर 60, टोटल 60 नंबर आता है अगर सेक्शनल कट ऑफ जोड़ते हो तो। लेकिन हम लोग के एग्रीगेट में 77 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो पास करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट में भी पास करना पड़ेगा और ओवरऑल भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कट ऑफ, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मैंने यहाँ बताया है। SC ST का कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। हो गया, ये भी क्लियर हो गया आपको। चलो, तो फेज 1 तो आप समझ गए। फेज 1 किस तरह से होता है, 4 सब्जेक्ट होता है, जीए यानी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और रीजनिंग। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप पास करते हैं तो आप फेज 2 में एग्जामिनेशन देते हैं। फेज 2 में क्या होता है, 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। फेज 2 में क्या होता है, 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में इकोनॉमिक या सोशल इशू पूछा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग ईएसआई, यहाँ इसीलिए कौन हम लिखे ईएसआई, इकोनॉमिक सोशल इशू, इतना बड़ा कौन बोलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट में ईएसआई। तो ईएसआई में 30 एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और 4 डिस्क्रिप्टिव सवाल आपसे
पूछे जाते हैं। 6 डिस्क्रिप्टिव सवाल होता है, बोलता है कि 4 गो अटेम्प्ट करो। मतलब ओवरऑल 4 को डिस्क्रिप्टिव सवाल आपको देना है जवाब, और 30 गो एमसीक्यू जवाब देना है। एमसीक्यू जब आपको दिया जाएगा तो 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फिर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आएगा तो वो आप 90 मिनट्स का टाइम देगा। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर ऑनलाइन होता है, आपको टाइप करना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में टाइप करना पड़ेगा। पहले एमसीक्यू आएगा 30 एमसीक्यू, जैसे 30 एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, 30 मिनट खत्म हो गया, तो फिर आपको डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा, मतलब कि टाइपिंग करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो जो एमसीक्यू है उसके लिए 50 मार्क्स है, और डिस्क्रिप्टिव के लिए 50 मार्क्स है। तो पेपर 1 में हो गया 100 मार्क्स, 50 मार्क्स करके। चलो ठीक है। पेपर 2 होता है इंग्लिश। इंग्लिश में राइटिंग स्किल है, ठीक है। तो एक यहाँ पर आरसी पूछा जाता है, पैसेज, आरसी का मतलब पैसेज हो गया। एक प्रेसी राइटिंग पूछा जाता है, और एक ऐसे राइटिंग पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे राइटिंग के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, किसी में भी आप एक में ऐसे लिख सकते हैं। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको, यहाँ पर टाइप करना पड़ता है आपको, यहाँ पर भी 100 नंबर का यहाँ पर इंग्लिश का पेपर हो गया। इसके बाद पेपर 3 आता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, यानी 2 सब्जेक्ट है यहाँ पर, फाइनेंस भी है मैनेजमेंट भी है, ठीक। तो यहाँ पर भी 30 एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे, और फिर 4 डिस्क्रिप्टिव सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको टाइपिंग करके। तो जो एमसीक्यू है वो 30 मिनट्स का टाइम लेगा, और डिस्क्रिप्टिव में 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 50 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू के लिए, और 50 मार्क्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 में 100 नंबर हो गया, पेपर 2 में 100 नंबर, पेपर 3 में 100 नंबर, टोटल 300 नंबर, ठीक। चलो क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? तो यहाँ पर जो एमसीक्यू पूछ रहा है वहां तो नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन जहां पर एमसीक्यू नहीं पूछा है वहां कैसे करेगा? तो वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है। फेज 2 में ना, जब मैं 30 एमसीक्यू पूछ रहा है ना, तो कोई कोई एमसीक्यू 2 नंबर का होगा, और कोई कोई एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो जो 2 नंबर का एमसीक्यू है वहां पर आप गलती किए हैं, तो आपको 0.5 नंबर कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4, है ना। उसके बाद अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको आप गलत किए हैं, तो वहां पर आपका नंबर कटेगा 0.25, ठीक है। 1/4 नंबर कट रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज भी? बढ़िया। तो ये है हमारा फेज 2 का पैटर्न। तो फेज 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है। इन दोनों में 30-30 एमसीक्यू पूछ रहे हैं, और 4 को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको पूछ रहे हैं। दोनों में 50-50 मार्क्स है, यानी 100 मार्क्स है दोनों में, ठीक है। क्लियरिटी आपको मिल गया यहाँ पर। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इंटरव्यू का बात करते हैं। फेज 2 में जो नंबर लाएंगे ना आप, वो नंबर मैटर करेगा। तो आपको मैक्सिमम नंबर लाना है फेज 2 के अंदर, ठीक है, और इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि यही दोनों डिसाइड करेगा कि आप ऑर्डिनरी रैंक 1 आ रहे हो, 2 आ रहे हो, 3rd आ रहे हो, या कुछ नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये दो ही डिसाइड करने वाला है, फेज 2 और इंटरव्यू। फेज 2 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 75 मार्क्स में आपका इवेल्युएशन होता है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड चेक करता है वो। उसके बाद फेज 2 में जो भी आपका नॉलेज है उसको टेस्ट करता है, यानी कि फाइनेंस का नॉलेज टेस्ट करेगा, ईएसआई का नॉलेज टेस्ट करेगा, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का नॉलेज टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ सिचुएशन बेस्ड आंसर आपको देना पड़ेगा, सिचुएशन बेस्ड ओपिनियंस आपसे पूछेगा, ठीक है। फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 375 मार्क्स, 300 मार्क्स का फेज 2 और 75 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है। तो आउट ऑफ 375 मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्लियरिटी आपको मिल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या है ना। चलो ये समझ में आ गया आपको। अब सिलेबस देखते हैं, फेज 1 का सिलेबस और फेज 2 का सिलेबस। तो फेज 1 का सिलेबस जो है ना वो आरबीआई दिया ही नहीं, फेज 2 का सिलेबस दिया है, ठीक है। क्योंकि फेज 2 जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स है, सोशल इश्यूज है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, और इसका नंबर भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला है, इसीलिए इसका तो वो दिया है सिलेबस, ठीक है। ये 2 सिलेबस वो दिया है, लेकिन फेज 1 का सिलेबस नहीं दिया है, जहां पर आपका जनरल अवेयरनेस पूछने वाला है वो, जहां पर रीजनिंग पूछने वाला है, जहां पर मैथ पूछने वाला है, यानी क्वांट्स पूछने वाला है, और फिर रीजनिंग पूछने वाला है। तो इसका जो है वो सिलेबस दिया नहीं है, तो हम कहां से लेकर के आ गए हैं? तो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं से हम लोगों ने सिलेबस बना लिया है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर क्या है? इंग्लिश के अंदर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी पैसेज पूछा जाएगा और उसके बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर क्लोज टेस्ट, फिर पैरा जंबल, फिर फ्रेज यूसेज या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, ठीक है, वर्ड स्वैपिंग, मैच द सेंटेंसेस, ठीक है, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर और कनेक्टर्स। ये सब आपका इंग्लिश में सिलेबस है,
इनमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखो और एक लाइक जरूर कर दो अगर आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो रहा है तो। ठीक है, अब मैथ के अंदर, क्वांट्स के अंदर नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटी कंपैरिजन। ठीक है, ये हो गया क्वांट्स का। तो लगभग लगभग जो है ना बैंकिंग का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पर भी है। अब रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी और क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपका अजम्पशन पूछा जाएगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथनिंग पूछा जाएगा, कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाएगा, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। और जीए में क्या पूछा जाता है? जीए बहुत टैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, टैक्टिकल का मतलब कि ये करंट अफेयर्स यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सा करंट अफेयर्स करना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। तो नेशनल न्यूज यहाँ पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल न्यूज पूछे जाएंगे, ठीक है, स्टेट न्यूज भी पूछे जाते हैं, फाइनेंस न्यूज, ठीक है, इसी के अंदर आरबीआई न्यूज भी आ गया, बैंकिंग न्यूज भी आ गया। ठीक है, आरबीआई न्यूज, बैंकिंग न्यूज सब इसी में आ गया। फिर रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज पूछे जाते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ मिसलेनियस जैसे कि अवार्ड, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स, ऑथर्स, ऑब्ituary, डिजास्टर एटसेट्रा, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया फेज 1 का सिलेबस। ठीक है, अब फेज 2 का सिलेबस आरबीआई दिया है, तो आरबीआई का सिलेबस मैंने यहाँ पर आके कॉपी कर दिया है। आरबीआई नोटिफिकेशन में ये सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, ये सिलेबस बहुत चेंज नहीं होता है, एक आध गो वर्ड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सिलेबस सेम ही रहता है। 3 पेपर है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, है ना, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा पेपर है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सिलेबस है, ये ईएसआई का सिलेबस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश के सिलेबस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है। तो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के अंदर ये वाला पोर्शन में फाइनेंस के बारे में बताया गया है, और इसमें मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसको जो है ना, ये डिफिकल्ट है नहीं, मतलब डिफिकल्ट देखने में लग रहा है। ठीक है, मैंने इसको याद कराया है आपको, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो ये दो जो सिलेबस है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसको मैंने आसान तरीकों से यहाँ पर लिखा है। देखो ये मैंने यहाँ पर पूरा सिलेबस डाल दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है देखने में, कलर भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो ये पूरा सिलेबस को मैंने चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ईएसआई, फाइनेंस और मैनेजमेंट, ठीक है, चार्ट के फॉर्मेट में मैंने पूरा सिलेबस को यहाँ पर डाला है, और अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये याद कराऊंगा। ठीक है, फाइनेंस का पूरा याद कराऊंगा, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज याद कराऊंगा, मैनेजमेंट का सिलेबस याद कराऊंगा। सिलेबस को याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सिलेबस आप याद करते हो तो आपको मालूम चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, उसके अंदर कितना पढ़ना है, ये भी आपको आइडिया कहाँ से मिलता है, ये सिलेबस से ही मिलता है। सिलेबस को मैं आपको याद कराऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में। तो लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करके रखो, तब तो फायदा मिलेगा। चलो, अब यहाँ पर कुछ हमारा कोर्सेस है जो कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ कोर्सेस आपको मिलेगा। हमारा गूगल प्ले स्टोर में आर्यंस ग्रेड बी नाम का ऐप है, वहाँ पर आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको ये सब कोर्स दिखेगा। इस कोर्स में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कोर्सेज के अंदर डिस्काउंट चाहिए या कोर्स का डिटेल चेक करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर 2 है, 8340613896, दूसरा नंबर है 9608906135। ठीक है, ये हमारा टीम का नंबर है, इनको आप व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। ठीक है, हमारा जो मेन कोर्स है यहाँ पर है, इसके अलावा भी बहुत सारा कोर्सेस है, लेकिन ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी के लिए मेन कोर्स है। पहला कोर्स मेंटोरशिप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आप अफोर्ड कर पाओ तो आप मेंटोरशिप कोर्स में इनरोलमेंट लेना, या अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो स्मार्ट कोर्स में लेना। ये फुल सिलेबस का कोर्स है, इसमें मैं लगभग चीज़ आपका करा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर पीडीएफ कोर्स, पीडीएफ कोर्स के अंदर सिर्फ पीडीएफ मिलता है आपको, मेरा कोई वीडियो नहीं मिलता है, सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स का भी कोर्स है। ठीक है, तो ये कुछ कोर्स है, ये अभी लाइव है, और इस पर कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी 25 दिसंबर आने वाला है, तो 25 दिसंबर से लेकर के अभी भी डिस्काउंट है, अभी पता नहीं कितना तारीख है,
अभी से डिस्काउंट है और 25 दिसंबर तक ये डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, तो आप एक बार टीम से कांटेक्ट कर लेना, ये जो 2 नंबर दिया है ना मैंने, इससे आप कांटेक्ट कर लेना, तो कोर्सेज़ में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। ज़्यादा डिस्काउंट रहता नहीं है, कभी-कभी डिस्काउंट रहता है, तो अभी डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक ज़रूर दें, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन दुगना करता है, प्लस मेरे वीडियो को क्रेडिबिलिटी हाई करता है। दूसरा, आप कमेंट ज़रूर करो, आपका एक-एक कमेंट मेरा दिन बना देता है और आपका एक कमेंट को मैं दिन-रात निहारते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब करके रखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है हमारे चैनल से। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडीज का तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल पे आज नहीं तो कल आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप अभी ही सब्सक्राइब करके रखो, आप बहुत बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। और जो भी आपको कोर्सेज का डिटेल लेना है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। चलो, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।